ओके, वी वर डिस्कसिंग कॉम्प्लिकेशंस ऑफ पेप्टिक अल्सर सर्जरी। तो उसमें सबसे पहले रिकरेंट अल्सरेशंस हो सकती हैं। ठीक है, रिकरेंट अल्सर दोबारा से गैस्ट्रिक म्यूकोसा में अल्सरेशन हो खास तौर पे जो वेगोटमी की है उसके साथ डंपिंग सिंड्रोम हो सकती है। तो या जो एंट्रम जो है शॉर्टनिंग हो गई है ना स्टमक की, तो उसके अंदर जो कंटेंट ज़्यादा देर तक रहने थे वो अब जल्दी जल्दी गैस्ट्रिक ड्रेनेज होगी इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन। तो गैस्ट्रिक ड्रेनेज जो है उसका टाइम कम होने की वजह से क्या होगा, दो तरह से सिम्टम्स आएंगे, अर्ली डंपिंग और लेट डंपिंग। अर्ली डंपिंग के अंदर क्या होगा, डिफरेंट कार्डियोवास्कुलर और सिस्टेमिक सिम्टम्स आएंगे लाइक स्वेटिंग, पॉल्पिटेशंस, डिजीनेस, टैकीकार्डिया, फ्लशिंग वगैरह। ठीक है, ये जो है आ सकते हैं। ये क्यों होते हैं अर्ली डंपिंग? लेट डंपिंग में ऑलमोस्ट सेम जो है सिम्टम्स आते हैं, लेकिन रीज़न उसकी डिफरेंट है। अर्ली डंपिंग होती है मिनट्स में, ठीक है, विद इन 1 आवर हो जाती है, और 2 to 3 आवर्स 4 आवर्स बाद जो होती है दैट इज़ लेट डंपिंग। तो अर्ली डंपिंग का क्या कॉज है, जो सारे कंटेंट अचानक से जो है वो ड्रेन हो जाएंगे, या अर्ली ड्रेनेज होगी स्टमक की इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन। तो जो सारी सिक्रीशंस हैं, बाइल एसिड्स हैं, पेंक्रियाटिक सिक्रीशंस हैं, अपनी स्मॉल इंटेस्टाइन की सिक्रीशंस हैं, वो जो हैं होंगी। उनकी वजह से जो इंट्रावास्कुलर वॉल्यूम है वो डिप्लीट होगा और हाइपोवोलीमिया कॉज होगा। तो उस हाइपोवोलीमिया की वजह से अर्ली डंपिंग सिम्टम्स आते हैं। और लेट डंपिंग सिम्टम्स क्यों आते हैं, अब इतना सारा जो खाया हुआ है वो सारा ड्रेन होगा स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर, वहाँ से अर्ली एब्जॉर्प्शन होगी। अर्ली एब्जॉर्प्शन की वजह से ख़ासतौर पर जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं उनकी एब्जॉर्प्शन जो होती है वो इंसुलिन की सिक्रीशन करवाती है, और इंसुलिन जब सिक्रीट होगी तो पेशेंट रिफ्लेक्स हाइपोग्लाइसीमिया में जाएगा, जिसकी वजह से लेट डंपिंग में 2 to 4 आवर्स बाद जो है वो सिम्टम्स आएंगे। अब अर्ली डंपिंग का को अवॉइड करने का तरीका क्या है? उसका तरीका ये है कि स्मॉल मील्स लिए जाएं। स्मॉल मील्स होंगे तो कम सिक्रीशंस होंगी, कम हाइपोवोलीमिया होगा, कम डंपिंग होगी, अर्ली डंपिंग होगी। कार्बोहाइड्रेट डाइट्स बहुत ज़्यादा ना ली जाएं, ठीक है। फ्लूइड्स जो हैं वो कम लिए जाएं, ठीक है, सिक्रीशंस तक कम हो। और मेडिकल ट्रीटमेंट है लेट डंपिंग का ऑक्ट्रियोटाइड, सोमेटोस्टेटिन एनालॉग है, सिक्रीशंस को जो है वो सॉरी ऑक्ट्रियोटाइड जो है वो ड्रेनेज को जो है वो कम करता है, तो वो दिया जा सकता है, ठीक है, स्लो डाउन करता है स्टमक को। अल्कलाइन रिफ्लक्स गैस्ट्राइटिस, ये हम डिस्कस पहले कर चुके हैं। इसमें आप मेडिकल ट्रीटमेंट करोगे कि गैस्ट्रोप्रोकाइनेटिक्स दे दोगे आप, ठीक है, कि कंटेंट्स जो हैं वो आगे की तरफ मूव करें, रिफ्लक्स बैक ना हो। मेटोक्लोप्रामाइड दिया जा सकता है, कोलेस्टायरामीन दिया जा सकता है जो आपके बाइल एसिड्स को के साथ अ, वो करता है, ये बाइंड कर जाता है, ठीक है। इसको हम क्या कहते हैं, कोलेस्टायरामीन को एक तरह से, हाँ, बाइंड ही करता है ये, ठीक है। उसके अलावा जो सर्जरी आपने परफॉर्म की है उसमें रो एंड वाई गैस्ट्रोजिनोस्टमी की जाए, डायरेक्ट जो है वो गैस्ट्रिक गैस जो स्टमक है उसको कनेक्ट ना किया जाए, बल्कि एक लूप बनाया जाए गैस जिजनम का, उस लूप के पूरे लूप के साथ जो है वो कनेक्शन किया जाए, तो फिर रिफ्लेक्स के चांसेस कम होते हैं। या पाइलोरोप्लास्टी की जाए, पाइलोरस जो है उसको कंस्ट्रक्ट किया जाए, ठीक है, तो वो उसमें जो है उसमें भी रिफ्लेक्स के चांसेस जो हैं वो कम हो जाएंगे। पाइलोरोप्लास्टी और गैस्ट्रोजेनोस्टमी ये की जा सकती है। खैर, ये तो अल्सर का ट्रीटमेंट था। उसके अलावा उसके ट्रीटमेंट में डायरिया के चांसेस होते हैं, गैस्ट्रिक कार्सिनोमा के चांस बढ़ जाते हैं, गॉल स्टोन फॉर्मेशन के बढ़ जाते हैं। पहले मैंने बताया न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज होंगी, वाइटामिन की, आयरन की, B12 वाइटामिन की, कैल्शियम की, मेल एब्जॉर्प्शन सिंड्रोम्स हो सकते हैं, रिड्यूस्ड एपेटाइट वगैरह हो सकती है। कॉम्प्लिकेशंस क्या होंगी, पेप्टिक अल्सर, ये तो थी ट्रीटमेंट की कॉम्प्लिकेशन। अब पेप्टिक अल्सर की अपनी कॉम्प्लिकेशन है 3: परफोरेशन, ब्लीडिंग और गैस्ट्रिक आउटलेट ऑब्स्ट्रक्शन। परफोरेशन, ब्लीडिंग और गैस्ट्रिक आउटलेट ऑब्स्ट्रक्शन। परफोरेशन हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं विद इंटेस्टाइनल परफोरेशन वाला चैप्टर। ब्लीडिंग अगर हो रही है तो उसमें आप पहले मेडिकल ट्रीटमेंट के थ्रू उसको ट्रीट करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। जो मैंने जिस तरह बताया कि गैस्ट्रोड्यूडेनल आर्टरी, ड्यूडेनल अल्सर्स जो होते हैं वो ब्लीड करते हैं, तो गैस्ट्रोड्यूडेनल आर्टरी पड़ी होती है वहाँ ब्लीड करते हैं। जबकि जो लेसर कर्वेचर के ऊपर अल्सर्स पड़े होते हैं वो अगर ब्लीड कर रहे हैं तो लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी इन्वॉल्व है, ठीक है। ये दो आपने क्लिनिकल कोरिलेशंस याद रखने हैं।
गैस्ट्रोड्यूडेनल आर्टरी एंड लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी। गैस्ट्रोड्यूडेनल आर्टरी फॉर ड्यूडेनल अल्सर, लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी फॉर लेसर कर्वेचर वाले अल्सर्स। मेडिकल ट्रीटमेंट में आप हाई डोजेज ऑफ प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स देते हैं, ट्राइनेक्सामिक एसिड देते हैं और वेट करते हैं। अगर उससे स्टॉप हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, अगर उससे स्टॉप ना हो तो फिर एंडोस्कोपिक बैंड एंडोस्कोपिक कॉटरी की जा सकती है और एपिनेफ्रिन इंजेक्शन दिया जा सकता है। एपिनेफ्रिन इंजेक्शन क्या करता है, वेजो कंस्ट्रिक्शन करवाता है जिसकी वजह से ब्लीडिंग रुक जाती है, और कॉटरी तो डायरेक्टली ऑब्लिटेट कर देती है वेसल को, और क्लिपिंग की जा सकती है, मेटल क्लिप्स अप्लाई की जा सकते हैं वेसल को। ये एंडोस्कोपी के थ्रू आप जो है परफॉर्म कर सकते हैं। बैंड लाइगेशन जो है वो आप पढ़ोगे सीएलडी के ट्रीटमेंट में, वो अगर ड्यू टू एसोफेजियल वेरिसेस हो रहा है ना तो फिर बैंड लाइगेशन आप करते हैं। खैर, सर्जिकल ट्रीटमेंट और क्या किया जा सकता है। अब अगर इससे भी स्टॉप नहीं हो रहा, आपका मेडिकल ट्रीटमेंट भी फेल हो गया, आपका एंडोस्कोपिक ट्रीटमेंट भी फेल हो गया, या बहुत मैसिव ब्लीड है, 6 पिंट्स ऑफ ब्लड लॉस हो चुका है, एंडोस्कोपी से ठीक नहीं हो रहा, बार बार रीब्लीड कर रहा है 2 अटेम्प्ट्स के बाद, और एंडोस्कोपी अवेलेबल ही नहीं है ऑब्वियसली, तब भी करेंगे आप, और बेस ऑफ द अल्सर पे आपको वेसल नज़र आ रही है ब्लीडिंग, तो फिर आप क्या करेंगे, यू शुड डू सर्जरी, ओपन सर्जरी मीन, सर्जरी का मतलब है ओपन सर्जरी। जब भी ओपन सर्जरी करोगे साथ आप बायोप्सी लोगे अल्सर की, और ब्लीडिंग वेसल को स्टॉप करोगे। ब्लीडिंग वेसल को स्टॉप करने के लिए आप सुचरिंग वगैरह करते हैं, और सारा बायोप्सी ले लेंगे अल्सर की। गैस्ट्रिक आउटलेट ऑब्स्ट्रक्शन, गैस्ट्रिक आउटलेट ऑब्स्ट्रक्शन क्यों होती है, नैरोइंग और फाइब्रोसिस होता है, फाइब्रोसिस जहाँ पर कभी होगा वहाँ नैरोइंग हो जाएगी, उसकी वजह से गैस्ट्रिक आउटलेट ऑब्स्ट्रक्शन होती है। क्लिनिकल फीचर्स क्या आएंगे, प्रोलॉन्ग्ड हिस्ट्री होगी उसकी एसिड पेप्टिक डिजीज की, और अब वो प्रेजेंट करेगा प्रोजेक्टाइल वॉमिटिंग के साथ। ठीक है, प्रोजेक्टाइल वॉमिटिंग जब भी स्टमक कॉन्ट्रैक्ट करेगा ना, स्टमक के अंदर कंटेंट होंगे तो वो प्रोजेक्टाइल वॉमिटिंग करवाएगा। ठीक है, स्टमक की आउटलेट ऑब्स्ट्रक्शन है, पाइलोरिक स्टीनोसिस है, कुछ भी इस तरह का है, या बच्चों में होती है पाइलोरिक स्टीनोसिस कंजेनिटली, तो वो जो है वो स्टमक की वजह से वॉमिटिंग हो रही होती है ना, तो वो प्रोजेक्टाइल इन नेचर होती है, बहुत ज़्यादा होती है और दूर तक जा रही होती है। ठीक है, दूसरा सक्सेशन स्प्लैश होगा, जब आप उसके स्टेथ रख के ऑस्कल्टेट करेंगे तो उसके अंदर जो है वो सक्सेशन स्प्लैश होगा। ये क्लिनिकली सुनना चाहिए आपको अगर कोई पेशेंट आता है तो। ट्रीटमेंट जो है उसमें वही रिससिटेट करेंगे। ठीक है, अगर तो उससे रिजॉल्व हो जाता है सिर्फ रिससिटेशन तो ठीक है, अदरवाइज आप एंडोस्कोपिक बैलून डायलेटेशन कर सकते हैं, या पाइलोरोप्लास्टी या गैस्ट्रोजेजुनोस्टमी, ये 3 ऑप्शंस आपके पास हैं, और ये हम डिस्कस कर चुके हैं। एंडोस्कोपिक बैलून डायलेटेशन में क्या करते हैं, एंडोस्कोप डाल के जस्ट बैलून पाइलोरस तक लेकर जाएंगे, डायलेट कर देंगे उसको। पाइलोरोप्लास्टी में क्या करेंगे, पाइलोरस को एक कट देंगे और उसको ना इनलार्ज कर देंगे। ये आगे हम शायद गैस्ट्रिक कैंसर की ट्रीटमेंट में देख लेंगे इसको। गैस्ट्रोजेनोस्टमी में एक आपने गैस्ट्रिक स्टमक का कम्युनिकेशन होता है ड्यूडेनम ड्यूडेनम के साथ, उसको आप कट करके ड्यूडेनल स्टम्प को क्लोज कर देते हैं और डायरेक्ट कम्युनिकेशन बना देते हैं बिटवीन स्टमक एंड लूप ऑफ जुजनम। ठीक है, रो एंड वाई गैस्ट्रोजेनोस्टमी उसी को कहते हैं। एनी क्वेश्चन यहाँ तक? नहीं। ओके, नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है गैस्ट्रिक कैंसर। ठीक है, गैस्ट्रिक कैंसर इतना इम्पोर्टेंट नहीं है जितने अब तक जो हमने टॉपिक पढ़े हैं वो है, लेकिन आता होता है फिर भी काफ़ी ज़्यादा। ख़ास तौर पे ये वाइवा पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एपिगैस्ट्रिक मैस आपका जो है ना, एब्डोमिनल मैस, ये आपका क्लिनिकल स्टेशन या हो सकता है एब्डोमिनल एग्जामिनेशन के अंदर। ठीक है, तो इसमें क्वेश्चन हो सकते हैं। अब इसमें करने वाली चीज़ है पॉजिटिव फैक्टर्स, वही रिस्क फैक्टर्स, स्मोक्ड फूड। ठीक है, खास तौर पे नाइट्रोसामीन्स वगैरह जो हैं, जो ये इसमें जापानीज और ये वाली जो डाइट है ना, इसके अंदर बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं, तो ये कार्सिनोजेनिक होते हैं। ये प्रीडिस्पोज करते हैं स्मोक्ड फूड, इसके अंदर भी ये प्रेजेंट होते हैं। एक्सेसिव साल्ट इनटेक है, एच पाइलोराई गैस्ट्राइटिस है, परनीशियस एनीमिया है, तो प्रीवियस गैस्ट्रिक सर्जरी, अभी जैसे हमने पढ़ा है ई खडेरिन की म्यूटेशंस हैं, ये सारे इसके रिस्क फैक्टर्स हैं, ये आपने याद करने हैं। स्प्रेड कैसे होता है इसका, डायरेक्ट स्प्रेड हो सकता है, पेंक्रियाज कोलन लीवर साथ साथ पड़े हुए, लिम्फेटिक स्प्रेड हो सकता है, वो हमने पहले आपको बता दिया है। ठीक है, कि लिम्फेटिक स्प्रेड कहाँ पे होता है। बाकी आपने D1 कौन से हैं, D2 कौन से हैं, D3 कौन से हैं, ये सारे आपने ग्रुप ऑफ लिम्फ नोड्स हैं, ये आपको रट्टा लगाना पड़ेगा। ठीक है, ये आपके एनाटमी के क्वेश्चन में आ सकता है, सर्जिकल एनाटमी के क्वेश्चन में, और इम्पोर्टेंट भी है।
कैंसर से रिलेटेड जो भी लिम्फ नोड्स आ जाएंगे वो इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। ठीक है। अच्छा, सर्जिकल ड्रेनेज लिम्फेटिक की मैंने आपको बताया था कि उल्टा हो गया था, पहले मैंने शायद राइट बता दिया आपको। लेफ्ट सुप्राक्लेविकल लिम्फ नोड्स होते हैं, वहां तक जा सकता है। और सारी एब्डोमिनल मेलिग्नेंसीज में ये पॉजिटिव हो सकता है विशु नोड, लेकिन मोस्ट कॉमनली जो है वो गैस्ट्रिक कार्सिनोमा में होता है। इस तरह ब्लड के थ्रू लिवर, लंग्स, बोन्स में जा सकता है। पेरिटोनियम के थ्रू आपके पेरी अम्लाइकल लिम्फ नोड्स में जा सकता है, विच आर कॉल्ड मैरी जोसेफ लिम्फ नोड्यूल्स। ठीक है, पेरी अम्लाइकल रीजन के अंदर नोड्यूल्स बन जाएंगे, पॉल्पेट कर सकते हो आप उनको, मैरी जोसेफ नोड्यूल्स बन जाएंगे। इसी तरह ओवरी के अंदर जा सकता है, क्रूकनबर्ग ट्यूमर कहते हैं उसको, और वो आपकी पेल्विक एग्जामिनेशन पे, डिजिटल डीआरई पे, पर एग्जामिनेशन पे पॉजिटिव होते हैं, ब्लमर शेल्फ उनको कहते हैं। नहीं सॉरी, जो क्रूकनबर्ग ट्यूमर है वो आपके एब्डोमिनल बायलेटरल एग्जामिनेशन पे कराते हैं। पॉजिटिव आएगा, और जी, हाँ बायलेटरल बायलैटरल बोलेंगे। होते हैं, और उसकी जो आपकी हिस्टोपैथोलॉजी आएगी वो एडिनोकार्सिनोमा टाइप आएगी। ठीक है, ओवरी के अपने जो होते हैं उस तरह की नहीं आएगी। और पाउच ऑफ डगलस के अंदर पेरिटोनियम के थ्रू ये वो कर सकते हैं, मेटास्टासाइज कर सकते हैं। उसमें उसको हम ब्लमर शेल्फ कहते हैं, और वो पर रेक्टल एग्जामिनेशन के ऊपर पालपेट कर सकते हो आप। क्लिनिकल फीचर्स क्या आएंगे? यूजली एसिम्प्टोमेटिक होती है, लेट प्रेजेंटेशन होती है, इसीलिए इसमें मोर्टेलिटी ज्यादा है। ठीक है, ब्लोटिंग, डिस्टेंशन, वॉमिटिंग के साथ प्रेजेंट कर सकता है, मैस एपिगैस्ट्रियम के साथ प्रेजेंट कर सकता है, एनीमिया के साथ, वेट लॉस चीज़ों के साथ प्रेजेंट कर सकता है, बहुत गैस्ट्रिक ऑर्डर ऑब्स्ट्रक्शन उसके साथ भी प्रेजेंट कर सकता है ये। ठीक है, अर्ली से टाइडी यानी अर्ली जो है वो भूख पूरी हो जाना, इसके साथ ये भी इसके फीचर्स में होता है। फिजिकल साइंस अभी हम डिस्कस कर चुके हैं, मैस एपिगैस्ट्रियम होगा, वेशोस नोड होंगे, मैरी जोसेफ नोड्यूल्स होंगे, क्रूकनबर्ग ट्यूमर होगा, ब्लमर शेल्फ होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, आपने याद करनी है। इन्वेस्टिगेशन में गैस्ट्रोस्कोपी करके आपने, इस एंडोस्कोपी कर रहे थे एसोफेजियस में, इस तरह गैस्ट्रोस्कोपी करके अगर बायोप्सी नेगेटिव, कभी वी टॉकिंग अबाउट गैस्ट्रोस्कोपी, अगर आपकी नेगेटिव आ जाती है बायोप्सी गैस्ट्रोस्कोपी के ऊपर, फिर आप, और हाई सस्पिशन है, तो फिर आप दोबारा उसकी गैस्ट्रोस्कोपी करके और 10 डिफरेंट साइट से बायोप्सी लेंगे। ठीक है, एंडोस्कोपिक अल्ट्रासोनोग्राफी मैं आपको पहले बता चुका हूँ, ये सीटी स्कैन, एब्डोमेन पेल्विस टेस्ट क्यों करवाएंगे, पेट स्कैन क्यों करवाएंगे, यू शुड नो कि ये स्टेजिंग वर्कअप के लिए हम करवा रहे हैं। प्री ऑपरेटिव लेप्रोस्कोपी करवा सकते हैं, लेप्रोस्कोपी जहाँ पे भी आएगी वहाँ पे एब्डोमेन की बात आएगी और पेरिटोनियम की बात आएगी, तो पेरिटोनियल कोई उसके मेट्स हैं, कोई स्प्रेड है, तो वो देखने के लिए किया जा रहा है। आपने जो स्टेजिंग करनी है वो उसी तरह लेमिना प्रोप्रिया को इन्वॉल्व कर रहा है, तो T1 मस्कुलर सब सिरोजा, सिरोजा तक जा रहा है, तो T3 एडजेसेंट ऑर्गन्स, T4, इसी तरह आप आगे चलेंगे। साइंस ऑफ इनक्योरेबिलिटी, अगर लंग्स, लिवर, बोन वही मेट्स इन्वॉल्व हो गए तो आपने नहीं करना सर्जरी। पेरिटोनियम डिस्टेंट इन्वॉल्व हो गया, सर्जरी नहीं करनी। सारे स्ट्रक्चर्स आप रिमूव नहीं कर सकते तो आपने सर्जरी नहीं करनी। ठीक है, सब टोटल गैस्ट्रेक्टमी और टोटल गैस्ट्रेक्टमी ये इसकी सर्जरीज हैं। सब टोटल गैस्ट्रेक्टमी में तो सब कुछ निकल जाएगा आपका, जस्ट जो एसोफेगस बच जाएगा और दूसरे एंड पे आपके पास ड्यूडेनम बच जाएगी। ड्यूडेनम को क्लोज कर देना और एसोफेगस और जेजुनम का आपने कनेक्शन बना देना है, दिस इज टोटल गैस्ट्रेक्टमी। दूसरा आपके पास है सब टोटल गैस्ट्रेक्टमी। सब टोटल गैस्ट्रेक्टमी में आपके पास सारा कुछ जो है अ, उसकी पाइलोरस, ठीक है, बॉडी, मोमेंटम, लिम्फेटिक टिश्यू, ब्लड वेसल्स जो सारी इन्वॉल्व हैं, ये सारा कुछ निकल जाएगा। अगर कोई एडजेसेंट स्ट्रक्चर्स इन्वॉल्व हैं तो वो भी निकलेंगे, ट्रांसवर्स कोलॉन, स्प्लीन, पेंक्रियाज, ये सारे साथ साथ पड़े हुए स्टमक के, तो ये चीज़ भी निकल जाएगी। फिर आप रो एंड वाई गैस्ट्रोजिजोनोस्टमी परफॉर्म कर सकते हो, जो पार्ट उसका बच गया उसका। ठीक है, और ये यही कर सकते हो आप, और ये प्रोसीजर लेप्रोस्कोपी के लिए भी हो सकते हैं। ठीक है,
एक्सटेंट ऑफ लिम्फ लिम्फ नोड्स कौन कौन से इन्वॉल्व है उसमें? D1, D2, D3, ये कौन कौन से लिम्फ नोड्स इन्वॉल्व हैं और कौन से निकालने हैं आपने विद सब टोटल गैस्ट्रेक्टमी, ये उसके ऊपर इन्वॉल्व हो रहा है। ये मुझे तो आज तक याद नहीं हुआ, अगर आपको याद होते हैं तो ये ज़रूर करने हैं आपने। ठीक है। इंडिकेशन ऑफ टोटल गैस्ट्रेक्टमी है। टोटल गैस्ट्रेक्टमी कब करनी है? जब ट्यूमर फ्री मार्जिन्स जो है वो आप नहीं कर सकते, अचीव नहीं कर सकते कार्डिया को निकाले बगैर, तो फिर आपने टोटल गैस्ट्रेक्टमी, अदरवाइज कार्डिया छोड़ देते ना, फिर कार्डिया आपने नहीं छोड़ना, पूरा का निकाल देना आपने। ठीक है। डिफरेंट सेक्शंस ऑफ स्टमक को इन्वॉल्व करे, इट मीन्स कि डिफ्यूज डिजीज़ है, अंदर काफ़ी जगह के ऊपर डिजीज़ है, फिर आपने निकाल देना। डिफ्यूज कार्सिनोमा है, फिर भी निकाल देना। पैलिएटिव ट्रीटमेंट वही, अगर आपके पास क्योरेबल रिजेक्टेबिलिटी नहीं है, कोई लिवर लंग्स में मेटास्टेसिस है, बोन इन्वॉल्वमेंट है, पेरिटोनियम इन्वॉल्व हो चुकी हुई है, या आप सर्जिकल कैंडिडेट अच्छा नहीं है, तो फिर आप जो है वो पैलिएटिव ट्रीटमेंट करोगे। पैलिएटिव ट्रीटमेंट में क्या होगा? आप कम्युनिकेशन बनवा दोगे बिटवीन द स्टमक एंड जोजेनम, उसी तरह जैसे हमने पहले किया, या आप स्टेंटिंग इंट्यूबेशन कर सकते हो, रेडियोथेरेपी वगैरह कर सकते हो। कॉम्प्लिकेशंस क्या होंगी गैस्ट्रेक्टमी की? इंपॉर्टेंट नहीं है सच, लेकिन फिर भी हेमरेज, वोन इन्फेक्शन, लीकेज ऑफ एनास्टोमोसिस, लीकेज ऑफ ड्यूडेनल स्टम्प, ये वही न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज, B12 डेफिशिएंसी हो सकती है, डंपिंग हो सकती है, डायरिया, बोन डिजीज जो है वो हो सकती है ड्यू टू कैल्शियम एंड विटामिन डी मेटाबॉलिज्म डिस्टर्बेंसेस, जो है वो बोन डिजीज भी हो सकती है। रेडियोथेरेपी, कीमोथेरेपी, रेडियोथेरेपी सेम है जो एसोफेगस में थी ना, 5-फ्लोरोयूरासिलोसिस ऑलमोस्ट वही है, एपिरूबिसिन इसमें ऐड हो जाती है, और रेडियोथेरेपी जो है वो उसी तरह लिमिटेड रोल है, क्योंकि एडिनो कार्सिनोमा में रेडियोथेरेपी ऐसा यूजफुल नहीं होती, स्क्वेमस में यूजफुल होती है। नेक्स्ट हमारे पास है गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल स्ट्रोमल ट्यूमर्स। गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल स्ट्रोमल ट्यूमर्स की आपने ओरिजिन याद रखनी है। ये बेसिकली ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के सेल्स होते हैं, इंटरस्टिशियल सेल्स ऑफ केजल, ICC, इनके अंदर से जो है वो अराइज हो रहा होता है। ठीक है। मतलब ये एक, जिस तरह एडिनो कार्सिनोमा, स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा, इसी तरह ये एक अलग से जो है वो एंटिटी है, ये आपने याद रखना है बस। अगर सिम्टम्स कॉज कर रहे हैं तो फिर आप इसमें गैस्ट्रेक्टमी या लोकल एक्सिजन करने की ज़रूरत पड़ सकती है। गैस्ट्रिक लिम्फोमा है, इसमें याद रखने वाली बात यह है कि ये जो H पाइलोराई गैस्ट्राइटिस होता है ना, वो गैस्ट्रिक लिम्फोमा को कह लो कि उसका रिस्क फैक्टर है। ठीक है। H पाइलोराई गैस्ट्राइटिस रिस्क फैक्टर है किसका? गैस्ट्रिक लिम्फोमा का। और कौन सी टाइप का लिम्फोमा होता है? ये होता है बी सेल हॉजकिन लिम्फोमा, या इसको माल्टोमा भी कहते हैं, म्यूकोजा एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू। उसमें ये बी सेल्स होते हैं जो उनकी प्रोलिफरेशन की वजह से हो जाता है ये। तो ये बस इसका यही है। इसमें क्या है कि ट्रीटमेंट आपको याद रखने की जरूरत नहीं है। बिजार्स एंड ट्राइकोबिजार, फाइटोबिजार, ये हम इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन में पहले डिस्कस कर चुके हैं। यहाँ तक कोई चीज़ समझ ना आई हो? अच्छा, कल तो क्लास होगी, उसके बाद परसों, और उससे अगले दिन जो है ना मेरा 24 आवर्स है, तो मेरी तो क्लास नहीं होगी। जो सारे टॉपिक्स पढ़े हैं उनकी रिकॉर्डिंग्स आप सबके पास पड़ी हुई हैं, तो आपने अच्छी तरह से जो है वो एटलीस्ट अपर GIT और लोअर GIT जो है वो तो कर लेना है कंप्लीट। 2 क्वेश्चंस आपके अपर GIT से आते हैं, 2 क्वेश्चंस आपके लोअर GIT से आते हैं, और मल्टीपल MCQs आते हैं। और साथ साथ हमने थोड़ा बहुत एनेस्थीसिया और इस तरह की चीज़ें भी देखी हैं। ऑपरेटिव से भी एक क्वेश्चन आता है, ऑपरेटिव मतलब ऑपरेशन की स्टेप्स और इनके थ्रू भी आता है, तो उसमें अपेंडिक्स अक्सर आया हुआ होता है, इस तरह कोलेसिस्टेक्टमी आई हुई होती है, हर्निया आया हुआ होता है। तो ये इम्पॉर्टेंट है GIT बहुत ज़्यादा। इसी तरह 80% चांसेस हैं कि आपके जो वाइवा के स्टेशंस बनते हैं, शॉर्ट केसेस लॉन्ग केसेस, वो आपके GIT में से ही होंगे, क्योंकि यूजुअली जनरल सर्जरी के वार्ड के अंदर GIT के केसेस होते हैं, या कुछ अ, वो जो आर्टेरियल लिम्फेटिक्स और वीनस डिसऑर्डर हैं उनके पेशेंट्स होते हैं, तो वही आपके आए हुए होते हैं। बाकी जो स्पेशलाइज्ड
फील्ड्स हैं, यूरोलॉजी है, कार्डियोथोरेसिक है, उनके पेशेंट यूजुअली वहाँ प्रेजेंट नहीं होते, तो वो आपके केसेस नहीं आते, वो जस्ट आपने एक थ्योरी पढ़नी होती है। तो इसलिए जीआईटी के ऊपर आपने सबसे ज़्यादा फोकस करना है, ये आपको पास कराने वाली चीज़ है। ठीक है, ठीक। रिकॉर्डिंग ऑफ कर दें।